वो बताएंगे यार मेरे चाचा के भतीजे ने भी ड्रॉप लिया कभी, उनका ये हो गया, उनका वो हो गया। मेरी जो परसेंटाइल थी फिजिक्स में यार वो 42 थी, पर उसको भी मैंने इम्प्रूव करके फेब में 94। तो उसके पीछे जो मेन रीज़न था मेरे लिए यार, वो फिजिक्स वाला सर ही थे यार। इस साल भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन होने वाला है ना। कुछ बंदे ऐसे होंगे कि भाई अगला अटेम्प्ट देख लेते उसके बाद ड्रॉप देखेंगे, है ना, कि लेना है कि नहीं लेना। कि भाई रिवीजन मॉक टेस्ट के बिना तो हो ही नहीं सकता, है ना। ये चीज़ आपने बहुत सही की। आखिरी का जो महीना था यार वो बहुत ही क्रूशियल होता है किसी भी ड्रॉपर के लिए। तुम्हें पता होता है कि यार अगले महीने या तो तुम खत्म हो जाओगे या तो तुम मतलब फोड़ दोगे। ठीक है भाई, मतलब तो ड्रॉप जब डिसाइड कर लिया तो मतलब कॉलेज का क्यों डिसाइड, मतलब एक बैकअप ऑप्शन की तरह ले लिया कॉलेज, या फिर कि था कि भाई पेरेंट्स ने बोला है इसलिए कर लिया, क्या सीन था? मतलब पार्शियल ड्रॉप क्यों? अगर ड्रॉप लेना था तो पूरा ड्रॉप भी ले सकता था। भाई जब यार परसेंटाइल गिरी थी जब मेरी, तो एक सेल्फ डाउट तो अपने अंदर आ ही गया था कि यार कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो यार उसीलिए मैंने पार्शियल ड्रॉप लिया था। और पार्शियल ड्रॉप लेने के पीछे ये रीज़न था कि एक बार कॉलेज सिक्योर हो जाए मेरा, कि मैं इस कॉलेज में कम से कम चला गया हूँ। क्योंकि काफ़ी लोगों ने मेरे अंदर भर भी दिया था कि भाई ज़्यादातर अगर जो ड्रॉपर्स होते हैं वो हो सकता है तुम कहीं और चले जाओ, किसी और डायरेक्शन चले जाओ, तुम शायद ना कर पाओ। तो यार वो नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं अंदर। इसलिए बस एक सिक्योरिटी के लिए कि हाँ यार एक कॉलेज है तुम्हारे पास, अगर कुछ ना भी हुआ तो एक कॉलेज कम से कम सिक्योर, एक साल बर्बाद नहीं होगा। इसीलिए मैंने एक कॉलेज, बिल्कुल बिल्कुल एक साल बर्बाद नहीं होगा मेरा, और इसीलिए मैंने लिया था कॉलेज मैंने अपना। हाँ, मतलब वो चीज़ काफ़ी सही की थी तूने कि एक कॉलेज ले लिया था। अब यार देख, मतलब नॉर्मल ड्रॉप तो ठीक है, बट पार्शियल ड्रॉप मेरे ख्याल से ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ड्रॉप, क्योंकि यार थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत आपको कॉलेज का सीन भी देखना पड़ता है। इस अभी तो मतलब चलो इतना वो चीज़ डोमिनेट नहीं है, बट हाँ जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तब वो चीज़ बहुत मतलब टाइम आपका कॉलेजेस में भी लग जाता है। तो भाई यार अपना एक्सपीरियंस बताओ, मतलब कैसे चीज़ों को मैनेज किया, और मतलब किसी कोर्स वोर्स में इनरोल किया था या फिर खुद ही से सेल्फ स्टडी किया? क्योंकि 11th-12th में तो प्रॉपर कोचिंग ले रखी थी, ठीक है। तो ड्रॉप ईयर में क्या अपना मतलब किस तरह से शुरू किया ड्रॉप ईयर अपना, पार्शियल ड्रॉप ईयर? कॉलेज मतलब जैसे ही कॉलेज में घुसा मैं, मतलब घुसा ही क्या, ऑफलाइन तो था ही नहीं, ऑनलाइन ही चला था मेरा कॉलेज। पर स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मन डिबेट हुआ मेरा कि भाई जो है उसी में रह लेता हूँ, क्या करूँगा। मतलब वो थॉट्स चलते रहते हैं दिमाग में, थोड़े बहुत चलते रहते, तो तुम उन थॉट्स को बिल्कुल हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो थॉट्स नेचुरल है, सबको आते हैं कि एक सेल्फ डाउट कभी कभार आता रहता है। तो मैंने मतलब जब कॉलेज में घुसा था तब स्टार्टिंग में थोड़े बहुत असाइनमेंट दे दिए थे कॉलेज वालों ने, वो कर रहा था बैठ के, थोड़ी बहुत कॉलेज की क्लासेस भी ले रहा था उस टाइम। तो उस टाइम जो मन था कि जेईई का वापस देने का पेपर, तो वो थोड़ा सा मतलब डाउन हो गया था कि यार चल छोड़ो कॉलेज का देख लेते थे। साथ साथ पढ़ भी रहा था, पर मतलब वो चीज़ नहीं आ रही थी जो चीज़ चाहिए होती तुम्हें एक अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो जैसे जब चल रहा था, कॉलेज चल रहा था, साथ साथ पढ़ाई भी हो रही थी जेईई की, पर यार एक पॉइंट में समझ आ गया था कि ये चीज़ काम नहीं करने वाली। तुम साथ साथ कॉलेज का पढ़ रहे हो, साथ साथ तुम अपना जेईई का भी थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ तो काम नहीं करने वाली बिल्कुल भी। जब मैंने अपनी जनवरी में ढंग से थोड़ा बहुत पढ़ लिख के अच्छी परसेंटाइल नहीं ला पाया, तो अब क्या ला पाऊँगा ऐसे जहाँ पे मैं दो चीज़ एक साथ कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने अपनी जो कॉलेज की क्लासेस थी वो मतलब छोड़ने लग गया। मतलब अटेंडेंस के लिए ज्वाइन कर लेता था, कभी कभार टीचर बुलाता भी था नाम से, कभी कभार सुन लेता था, कभी कभार एब्सेंट मार्क कर देते थे वो मेरी, पर वो सब तो चलता रहता है। और उसके बाद मैं एकदम से डाउन हो गया था अपने कॉलेज में, पर मैंने फिर जेईई को पकड़ लिया था कि हाँ भाई अब यही करना है। मतलब एक तरह से मैंने पार्शियल ड्रॉप लेने के बावजूद भी जो कॉलेज था ना वो उसको हटा दिया था अपने साइड से कि नहीं हटाओ भाई, अगर वो मेरा नाम काट भी देना कि अटेंडेंस से, तो यार छोड़ो, कोई बात नाम काट दे, पर यार मेरे को यार जेईई करना है। एक टाइम भी ये सब चीज़ समझ आ गई थी, अब करना तो करना ही है। अभी तो यार चीज़ें थोड़ी पॉसिबल हैं, बट हाँ ऑफलाइन में तो मतलब कुछ तो फायदा मुश्किल है, ऑफलाइन मुश्किल है, मतलब कुछ तो फायदा हो ही गया, मतलब लॉकडाउन का और इन सब चीज़ों का। एक तरह से लॉकडाउन से ही मेरे को वो हुआ, डिसएडवांटेज हुआ था और उससे फायदा भी हुआ। मतलब बोलते ना यार जो मतलब यार देखो सब कुछ, हाँ मतलब सब कुछ यार आप ही के हाथ में, कि आप उसे एडवांटेज की तरह भी ले सकते हो, आप उसे डिसएडवांटेज, मतलब एवरीथिंग इज इन योर हैंड, ठीक है। आप उसे किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। बिल्कुल, ये चीज़ बिल्कुल सही है। हाँ ये चीज़ तो यार आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे भाई, मतलब कैसे अप्रोच किया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को? मतलब 11th-12th तक मतलब बेसिक नॉलेज तो तुझे हर सब्जेक्ट की थी, है ना, सिलेबस भी अच्छा खासा कवर हो रखा था, तो मतलब कैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को कैसे अप्रोच किया लॉकडाउन वाले मतलब पीरियड में? कैसे रिवाइज करता था, या फिर मतलब
ओवरऑल बता कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, मतलब हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के लिए। जनरली जो ट्रेंड है वो लोगों का ये रहता है कि केमिस्ट्री लोगों की ठीक होती है, क्योंकि केमिस्ट्री में ज़्यादातर तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। इनऑर्गेनिक तुम रट लेते हो, ऑर्गेनिक तुम बेसिक भी कर लो थोड़े बहुत, तो रिएक्शंस याद करने होते हैं, मैकेनिज्म करने होते हैं, फिजिकल में बहुत सारी चीज़ें फार्मूला बेस्ड होती हैं। तो ज़्यादातर केमिस्ट्री थोड़ी बहुत लोगों की स्ट्रॉन्ग होती है, मेरी भी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग थी। मैथ्स मेरा एक तरह से फेवरेट था, इसलिए उसके बेसिक्स मेरे ठीक थे यार। पर फिजिक्स में मतलब भाई नैया मेरी नैया डूब चुकी थी बिल्कुल ही। फिजिक्स में मेरे बहुत बेकार नंबर आते थे जब भी मैं फिजिक्स का मॉक टेस्ट दूँ, चाहे ड्रॉप में भी मेरे फिजिक्स नहीं सुधरी थी यार। केमिस्ट्री और मैथ्स तब भी सुधर गई, पर फिजिक्स उतनी नहीं सुधर पाई। फिजिक्स भी सुधरी ऑब्वियसली, पर उतनी नहीं सुधर पाई थी। तो सबसे मेन चीज़ थी मेरी हमेशा से वो फिजिक्स के लिए थी। पर फिजिक्स के लिए मैंने अपने आप को, जब मेरी सितंबर वाला पेपर था तब मेरी जो परसेंटाइल थी फिजिक्स में यार वो 42 थी, पर उसको भी मैंने इम्प्रूव करके फेब में 94 पे ले आया था। तो उसके पीछे जो मेन रीज़न था मेरे लिए यार, वो फिजिक्स वाला सर ही थे यार। उनका मैंने क्रैश कोर्स में मैं एनरोल्ड था, और शायद से उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, 2,500-3 हज़ार का क्रैश कोर्स था, उसी को देखता रहता था। वो पीसीएम तीनों के लिए था पर यार फिजिक्स के लिए मेन मैंने देखा था उसको, और फिजिक्स मैंने वहाँ से करी और काफ़ी मेरे को अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिखी। और बात अगर केमिस्ट्री की है तो केमिस्ट्री तो मोस्टली सेल्फ थी। इनऑर्गेनिक के लिए मैंने एक चीज़ फॉलो की कि यार रोज़ 1 घंटा सुबह सुबह उठ के, तो रोज़ अगर इनऑर्गेनिक को 1 घंटा भी दो सुबह उठ के 4 महीने 3 महीने के लिए, तो वो तुम्हारी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। और ये चीज़ इम्प्रूवमेंट को मेरे को दिखी जब मैंने अपना फेब में पेपर भी दिया। और इसके अलावा फिज़िकल के लिए मैंने क्या किया कि जितने भी नोट्स थे मैंने अपने, उनको बहुत ही कंसाइज कर लिया, शॉर्ट नोट्स में ले आया। सारे फार्मूले मेरे आगे आ गए थे, तो फार्मूला बार बार रिवाइज करो और उसको फिर पीवाईक्यूज में लगाओ। पीवाईक्यूज करता रहता था केमिस्ट्री के, ताकि कंसेप्ट बिल्ड हो जाए, ये फार्मूला कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा। एप्लीकेशन काफ़ी उससे मेरी इंप्रूव हुई। और पीवाईक्यूज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए। उससे इनऑर्गेनिक में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आ जाती है तुम्हें, जब तुम्हें लगता है यार ये चीज़ कैसे हो रही है, तो वो चीज़ पीवाईक्यूज में होती है कभी कभार कि हाँ यार नाइट्रोजन ने इससे रिएक्ट ऐसे कर लिया क्योंकि ये कंडीशन आ गई थी। वो चीज़ें एनसीईआरटी और नॉर्मल बुक्स में कभी कभार नहीं मिलती, पर वो चीज़ें मिल जाती हैं तुम्हें उन चीज़ों में जब तुम पीवाईक्यूज कर रहे होते हो, क्योंकि उसमें जेईई में कंसेप्ट डाल रखा होता है उन लोगों ने पहले से ही। और अब बात कर ले मैथ्स की, तो मैथ्स में भाई मैथ्स मेरी फेवरेट थी, पर मैंने उसकी एक प्राइवेट ट्यूशन हमेशा लगा रखी थी 11 से ही, और उसको मैंने ड्रॉप तक लेके गया। और यार वो जो प्राइवेट ट्यूशन थी उससे मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। और वो सर थे मेरे पढ़ाने आते थे मेरे को, वो खुद भी एक ड्रॉपर थे, और उन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छा मेंटोर किया, गाइड किया, और उससे मेरी मैथ्स काफ़ी इम्प्रूव हुई। मैं यार फिटजी का था 11-12 में, पर मैंने हमेशा से वीएमसी की मॉड्यूल्स किए हैं यार। वीएमसी की मॉड्यूल्स में क्या मैं बहुत अच्छी थी यार, मतलब एक एक कंसेप्ट पे इतने क्वेश्चंस थे मॉड्यूल के अंदर, उन्हीं वर्कबुक्स की बात नहीं कर रहा मैं। और मॉड्यूल्स में मेरे पास 2016-17 के आसपास की थी, लेटेस्ट नहीं थी। अब तो शायद उन्होंने मॉड्यूल्स की भी क्वेश्चन घटा दी शायद से, मैं यार पता नहीं मेरे को। 16-17 में तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, वो कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती थी, तो वो किए। और सिर्फ मॉड्यूल्स की, और कोई बुक नहीं उठाई थी, सिर्फ मॉड्यूल्स की। उनकी मॉड्यूल्स काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। और उसके बाद पीवाईक्यूज करे, फिर मॉक्स दिए। यार मैथ्स में पीवाईक्यूज और मॉक्स की कितनी इंपॉर्टेंस है कि भाई मतलब बहुत ज़्यादा यार। पीवाईक्यूज इतने सारे हैं 2019, 20, 21, इन 3 में इतने सारे पेपर हो चुके हैं कि तुम्हें और कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं लगती मेरे को, क्योंकि भाई 16 पेपर तुम्हारे एक साल के मिल रहे हैं, उसमें 16x30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन तुम मल्टीप्लाई करते रहो, उतने सारे क्वेश्चन तुम कर भी नहीं पाओगे अगर तुम एक शॉर्ट स्पैन में हो तुम। तो मैथ्स के लिए पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा वीएमसी की मॉड्यूल से मेरी जो बेसिक्स थे वो बिल्ड हुए थे। तो यार ये पीसीएम का ये था। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, फिजिक्स में मैंने बस एचसी वर्मा रेफर की थी, पर केमिस्ट्री और मैथ्स में यार मैंने कोई एक्सटर्नल बुक जैसे लोग जाते हैं उसके लिए मैं कभी नहीं गया, क्योंकि मेरी जो तैयारी थी वो हमेशा से मेंस ओरिएंटेड थी। और मैं मतलब मेंस, मुझे लगता है कि मेंस के लिए ऐसा मेरे केमिस्ट्री वाले सर भी कहते थे फिटजी में कि अगर तुम्हें मेंस क्रैक करना है तो जो तुम्हारा कोचिंग का मटेरियल है तुम उसे ढंग से कर लो। तुम्हें जो नोट्स करना है जो हम तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं तुम उस नोट्स को कर लो, और उसके बाद पीवाईक्यूज वगैरह ढंग से कर जाओ, तो उससे भी काफ़ी हो जाते हैं। क्योंकि मेंस में उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते। मेंस एक ऐसा सेक्शन है जो तुम
एक मतलब तुम्हारी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारे मतलब कंसेप्ट होने चाहिए तुम्हारे पास, तुम उससे मेंस तुम्हारा निकल जाता है। एग्जैक्टली यार, बहुत सही सी बातें बताई यार तूने। ठीक है, तो यार देखो ये चीज़ है, मतलब अगर आपके पास मेरे ख्याल से 4 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने मिले हुए हैं। हाँ, 4 महीने मिले हैं। तो उसमें यार देखो अभी इस साल भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन होने वाला है ना। कुछ बंदे ऐसे होंगे कि भाई अगला अटेम्प्ट देख लेते, उसके बाद ड्रॉप देखेंगे, है ना, कि लेना है कि नहीं लेना। तो यार अगर आप ऐसे बंदे हो जिसे लग रहा है कि नहीं भाई अभी तो मतलब आप तैयारी कर रहे हो कि भाई सितंबर अटेम्प्ट की है, बट उसके बाद अच्छा नहीं आता और फिर आप ड्रॉप लेने की सोचते हो, तो आपके पास ज़्यादा समय बचेगा नहीं। ठीक है, 4 महीने के आसपास ही बचेंगे। तो उसमें वही है, कम समय है, फोकस्ड मटेरियल करो, 50 बुकें अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर किसी कोचिंग में ऑलरेडी इनरोल हो तो उनके जो आप वर्कबुक होती हैं, जो DPPs होती हैं, उनको थोड़ा बहुत लगा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आपको लगाने ही लगाने हैं। अगर आपको लग रहा है भाई इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे लगा सकता हूँ, तो 2019, 20 और 21 के, इतने 21 के भी हो गए मेरे ख्याल से 12 पेपर, तो इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ और मॉक टेस्ट दबा के। तो भाई आपने कितने टोटल मॉक टेस्ट दिए थे ड्रॉप ईयर में? भाई टोटल नंबर नहीं पता, पर इतना पता है कि जब मेरा पेपर होने वाला था फेब वाला, उसके 1-2 महीने पहले से ही मतलब यही था कि रोज देना है यार। और रोज ना भी हो पाए, कभी कभार तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट वीक है थोड़े बहुत, तो तुम रिवाइज करने लग जाते हो उसको, तो उसमें दिन निकल जाता है पूरा। तो मतलब ऑल्टरनेट डेज पे तो यार लॉक था कि भाई देना ही देना है, चाहे तैयारी इतनी हो चाहे इतनी हो, मतलब मॉक टेस्ट तो देना है, क्योंकि मॉक टेस्ट के अलावा मतलब बिना नहीं चलता। ये तो मैंने यार पिछली बार ही देख लिया था। मतलब एक रफ आइडिया फिर भी, मतलब 40-50 तो कम से कम 40-50, हाँ 40 तो आराम से 40 तो मैंने दे रखे थे। तो भाई यार देखो मॉक टेस्ट ऐसा यार, कुछ लोग कहते हैं भैया हमें तो रिवीजन कर लें तब मॉक टेस्ट दें। यार ऐसा नहीं है, मॉक टेस्ट दो, उससे बहुत अच्छा रिवीजन होता है। क्योंकि मॉक टेस्ट की अगर आप एनालिसिस करते हो ना, तो आप देखते हो अच्छा भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक से मेरा ये चीज़ रह गई है, ये रह गई है, और फिर आप उन्हें रिवाइज करने जाते हो उस कंसेप्ट को, तो वहाँ से बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है। तो मतलब मॉक टेस्ट से बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है। और ऐसा मत कि भाई सिलेबस के पीछे भागते रह गए, आखिरी में टाइम मिला तो 2-3 या 5-6 मॉक टेस्ट दे दिए, ये चीज़ मत करो यार। कम से कम 20-25 मॉक टेस्ट तो यार एटलीस्ट दे के जाओ। अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो ये तो मिनिमम बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा दे सकते तो आप दे सकते हो। यार ये चीज़ बिल्कुल सही है कि रिवीजन, मेरे को भी बिल्कुल ही लगता था पहले कि पहले रिवीजन कर लो, पहले मतलब तुम ऐसे सिलेबस कर लो कि तुम एकदम बॉन्ड बन जाओ, उसके बाद मॉक टेस्ट दो। पर यार वो चीज़ नहीं हो पाती, क्योंकि तुम रिवीजन तुम्हें कभी ऐसा नहीं लग पाएगा कि तुम सिलेबस में बॉन्ड बन गए हो। क्योंकि कल को तुम्हारा सामने ऐसा क्वेश्चन आता है जो तुम कर नहीं पाते, फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कंसेप्ट वीक है, तुम फिर जाते हो अपनी NCERT उठाते हो, कंसेप्ट करते हो, फिर अगले बार क्वेश्चन करते हो, तुम्हें एक क्वेश्चन मिल जाता है, तुम्हें लगते हो तुम्हारा नहीं हो पा रहा तुम्हें, तुम फिर जाते हो, तो मॉक टेस्ट, तो फिर मॉक टेस्ट वाला पोर्शन चला जाता है फिर। तो मॉक टेस्ट एक रिवीजन का पार्ट समझ के देना चाहिए, रिवीजन से उसको अलग मत करो। अगर कोई बोले कि मैं रिवीजन करके पेपर दे आऊँगा, फोड़ दूंगा और मॉक टेस्ट नहीं दूंगा, तो उसने रिवीजन का एक बहुत बड़ा जो वो था पोर्शन, वो ही मिस कर दिया। एग्जैक्टली यार, मतलब आपने बहुत सही चीज़ कह दी कि भाई रिवीजन मॉक टेस्ट के बिना तो हो ही नहीं सकता, है ना। ये चीज़ आपने बहुत सही की। तो मतलब आपको अगर पता लगाना है कि हाँ भाई आपकी तैयारी कैसी है, आपका रिवीजन राइट ट्रैक पे है कि नहीं, आपके वीक टॉपिक कौन कौन से रह गए, तो बेस्ट सोर्स क्या है, मॉक टेस्ट दो, है ना। और ऐसा मत करो कि आप 2-3 महीने तक मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो। अगर तैयारी ठीक ठाक, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो हाँ, अगर स्टार्टिंग के आपके डेज चल रहे हैं ड्रॉप के, तो भी तो यार हफ्ते में 1 मॉक टेस्ट दे सकते हो। बट हाँ, जैसे जैसे पेपर अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा सकते हैं। और भाई ने एक और बहुत सही चीज़ कही यार कि कभी भी सिलेबस खत्म नहीं होता। वो चीज़ आपको हमेशा लगेगी, आपको कभी ऐसा फील नहीं हो सकता अच्छा भाई अब तो मेरा 100% सिलेबस हो गया, अब मैं मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकता हूँ। वो चीज़ कभी फील नहीं होती है। आप थोड़ा मतलब इधर का पढ़ोगे तो पीछे का भूलते जाओगे, और वो फिर दोबारा रिवाइज करो, फिर वो रिवाइज करने में फंस जाओगे। तो मॉक टेस्ट यार ज़रूर टाइम निकालो और मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी एनालिसिस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ना। तो भाई फिर मतलब अब आ गया, मतलब ड्रॉप ईयर आपने कैसे भी करके पूरा कर लिया। तो जब आखिरी का महीना था ड्रॉप ईयर में, तो कैसे आखिरी के महीने में चीज़ों को मैनेज किया, क्या क्या सीन था मतलब? आखिरी का जो महीना था यार, वो बहुत ही क्रूशियल होता है किसी भी ड्रॉपर के लिए। तुम्हें पता होता है कि यार अगले महीने या तो तुम खत्म हो जाओगे या तो तुम मतलब फोड़ दोगे। मतलब होता है यार, तुम्हारे अंदर से फीलिंग होती है कि तुम 1 साल पहले ही ड्रॉप कर चुके हो, थोड़ा बहुत प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है 1 महीने पहले से। क्योंकि 1 महीना जब तुम्हारा स्पैन होता है ना, वो 1 महीने का, तब तुम्हें अपनी पूरी एनर्जी चाहिए होती है उस टाइम को, क्योंकि तुम्हें रिवीजन करनी है, तुम्हें मॉक्स देने हैं,
तुम्हें वो पार्ट करना है जो तुम्हें पहले नहीं आता था, क्योंकि कभी कभार हमारा वो वाला हम पार्ट ही छोड़ देते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि वो कुछ चैप्टर्स जो स्कोरिंग होते हैं, बहुत हाई स्कोरिंग होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, पर उसे निगलेक्ट कर देते हैं लास्ट के लिए कि लास्ट में कर लेंगे भाई, ये वाला क्वेश्चन लास्ट में कर लेंगे। जैसे स्टैट्स है, स्टैट्स काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम एंड में करेंगे क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है, पर वो एक ऐसा चैप्टर है जिससे जब क्वेश्चन आता है तो 99% चांस है कि वो क्वेश्चन बन जाएगा अगर तुमने ढंग से उसको कर रखा है। क्योंकि स्टैट्स का काफ़ी आसान सा क्वेश्चन आता है, मैथमेटिकल रीजनिंग होती है, ऐसे चैप्टर जो होते हैं वो तुम लास्ट में छोड़ देते हैं काफ़ी लोग, तो उस वजह से लास्ट में तुम्हारा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। पर यार मेरे साथ ऐसा नहीं था, मैंने जब ड्रॉप लिया था तो 2-4 चीज़ें फाइंड आउट कर ली थी कि यार ये कुछ चैप्टर्स हैं, इन्हें पहले ख़त्म करना है, बाकी सब तो चलता रहेगा। तो जो लास्ट का 1 महीना था उसमें मैंने दबा के मॉक्स दिए, हर रोज़ या फिर हर ऑल्टरनेट डेज पे मैंने मॉक्स दिए और रिविजन्स करी, पुरानी रिविजन्स करी। 1 महीने में लास्ट के मैंने ये किया कि यार जो नया कंसेप्ट था ना, मतलब कुछ चीज़ें जो छूट गई थी उन चीज़ों को यार छोड़ ही दिया था, क्योंकि अगर उसको करूँगा तो पुराना कब करूँगा। तो यार मैंने जितना भी मैंने सिलेबस कर रखा था तो वही करता रहा, बार बार करा, ताकि जो कर रखा है बस वो ना भूलूँ। कम से कम जो आता है अगर वो ही ना कर पाऊँ पेपर में तो नया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए लास्ट के महीने में प्रॉपरली जितनी भी स्ट्रैटेजी बना के रिवीजन करी, मॉक्स दिए, और यही जो 2 चीज़ें थी, रिवीजन मॉक्स, कोई नया चीज़ यार मैंने उठाई नहीं। और इसमें मैंने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस की वो भी सिर्फ मॉक्स से की। रिवीजन में मैं फॉर्मूलाज पढ़ लेता था, इनऑर्गेनिक कर ली, ऑर्गेनिक कर ली, थोड़ा बहुत लिख के देख लेता था, पर इससे ज़्यादा नहीं। जो क्वेश्चंस की ये प्रैक्टिस करता था वो सारे जो क्वेश्चन थे वो मॉक्स से आते थे मेरे। तो ये ऐसा था मेरा लास्ट का महीना। सही, मतलब काफ़ी सही कि भाई दवा के मॉक टेस्ट दिए और रिवीजन किया, ज़्यादा कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, और जितने भी स्कोरिंग चैप्टर्स थे उन्हें स्टार्टिंग में ही निपटा दिया था, ऐसा नहीं कि उन्हें आखिरी के लिए रख रखा था, जहाँ तक मैं, हाँ, तो ये चीज़ काफ़ी सही है। मतलब यार देखो ये चीज़ होता है ना कि आखिरी के लिए छोड़ के रखते हो, फिर आपके पास बहुत प्रेशर बन जाता है, फिर आप उन चैप्टर्स को करने लगोगे, मॉक टेस्ट फिर आपके नहीं हो पाएंगे। तो जितने भी यार स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उन्हें निपटा लो जल्दी से जल्दी, ऐसा नहीं कि उनको एकदम आखिरी के लिए छोड़ के रखें। तो भाई काफ़ी सही यार आपने इनसाइट्स दिए यार, थैंक यू ब्रो फॉर कमिंग ऑन टू दिस पॉडकास्ट यार, काफ़ी सही लगा आपसे बात करके। आप कुछ आखिरी में मैसेज देना चाहेंगे यार स्टूडेंट्स को जो ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, जो भी इस डायलेमा में यार, पहले मैं इसे अगस्त सितंबर में जब भी पेपर होगा उसे देखूंगा, फिर उसके बाद ड्रॉप लेने की सोचूंगा, उन्हें कुछ छोटा सा मैसेज अपनी तरफ से यार। बिल्कुल यार, एक मैसेज से पहले एक छोटी सी बात और, जब पूरा ड्रॉप ईयर खत्म हो गया और जब पेपर देने गया ना मैं, तो पेपर में मेरे को ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिला सितंबर से लेके अब तक। क्योंकि जब मैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी थी ना मेरी, वो काफ़ी इंप्रूव हो गई थी, और वो उसलिए हुई थी क्योंकि मैंने मॉक्स दिए थे यार। मॉक्स का इंपॉर्टेंस मैं बता भी नहीं पाऊंगा, इतनी बार मैंने मॉक बोल दिया है कि मतलब अरे बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक्स देने। और मेरी जो शिफ्ट थी वो 26 थी और शिफ्ट 2 थी, तो वो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट आई थी उसमें फेब में। तो जो मेरे नंबर कुछ 150 के आसपास थे और उस पर मेरी जो परसेंटाइल थी वो 98 बन गई थी। तो लास्ट में मैं इस ज़रिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा जो भी लोग ड्रॉप ले रहे हैं कि भाई जब तुम लास्ट तक आते हो ना, लास्ट तक आते आते तुम्हें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, जैसे तुम्हारे कुछ दोस्त होंगे, तुम्हारे कोई रिश्तेदार होंगे जो तुम्हें थोड़ा बहुत डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि भाई यार नहीं यार तुम्हारा नहीं हो पाएगा, तुम थोड़े बहुत तुम्हें डायरेक्टली कभी नहीं बोलेंगे वो लोग कि तुम्हारा नहीं हो पाएगा, वो मतलब इनडायरेक्टली तुम्हारे कान भरने शुरू कर देंगे थोड़ा बहुत कि भाई वो बताएंगे यार मेरे चाचा के भतीजे ने भी ड्रॉप लिया कभी, उनका ये हो गया, उनका वो हो गया। तो भाई ये चीज़ होती है ना, ये मतलब मार्केट में फैला देते हैं लोग कि भाई ड्रॉप लेने के बाद ना लोगों की परसेंटाइल गिर जाती है, वो होता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि तुम जब ड्रॉप ले रहे होते हो तब तुम्हारे अंदर मतलब बहुत आग भरी होती है उस टाइम की, करके दिखाना है। और अगर उस आग को तुम सही जगह छोड़ दोगे ना, मतलब एकदम बूस्ट कर दोगे अपने आप को उस चीज़ से, तो तुम पक्का अच्छी परसेंटाइल लाओगे यार, एक गारंटी है। अगर तुम एक ढंग से पढ़ रहे हो, तुम ढंग से मॉक्स दे रहे हो, ढंग से रिवीजन कर रहे हो, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो तुम्हें मतलब कर देगी, मतलब पीछे नहीं कर पाएगी तुम्हें वो चीज़। तो तुम और जैसे 4 अटेम्प्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे का पहले में निकलेगा, ज़रूरी नहीं दूसरे में निकलेगा, ज़रूरी नहीं तीसरे में निकलेगा। मैं तो कहता हूँ ज़्यादातर लोग हो सकता है ऐसा हो कि 4th अटेम्प्ट में फोड़ दे एकदम, कोई बंदा फर्स्ट में फोड़ता है, कोई सेकंड में, थर्ड में, कोई फोर्थ में। अरे किस्मत की बात होती है, मतलब किस्मत भी थोड़े बहुत इसमें रोल प्ले करती है, पर उतना नहीं कि तुम मेरे हिसाब से तो यार किस्मत भी उनके साथ देती है जो मतलब हार्ड वर्क कर रहे होते हैं यार। तुम सोचो जो बंदा पढ़ता ही नहीं है उस बंदे को कभी ऐसा हो सकता है कि वो बंदा IIT पहुंच जाए यार, ऐसा कभी नहीं होता। जो बंदा
पढ़ रहा होता है, किस्मत भी उसी का साथ देती है लास्ट में जाके। एग्जैक्टली यार, काफ़ी सही बातें आपने बताई। और वो चीज़ यार, इस मतलब मैं कहूँगा थोड़ा सा ये जो आपने बोली ना बात की, कोई हो सके फर्स्ट अटैम्प्ट में, किसी का हो सके सेकंड अटैम्प्ट, है ना। तो आजकल जो जेईई में थोड़ी शिफ्ट वाली चीज़ें हो जाती हैं, जैसे आपकी शिफ्ट मतलब काफ़ी डिफिकल्ट वाली आ गई थी, तो उसमें यार आपको कम मार्क्स पे अच्छी परसेंटाइल मिल गई, है ना। वो चीज़ होती है यार, वो चीज़ थोड़ा लक डिपेंडेंट है, बट हाँ यार हम उसी के मतलब अपना बेस्ट दो हर अटेम्प्ट में। सेकंड अटेम्प्ट दिया था, सेकंड अटेम्प्ट दिया था आपने? ये सेकेंड अटेम्प्ट मैंने मतलब दिया ज़रूर था, पर मतलब वो था, मतलब जब मैंने ड्रॉप लिया था तब मैंने ये सोच लिया था कि भाई पहला अटेम्प्ट देना है, क्योंकि मैंने अपने आप को ड्रॉप के लिए प्रिपेयर एक अलग माइंडसेट से किया था, अपने आप को एक बस प्रूव करने के लिए कि भाई एक बार पेपर देना है। मेरा मतलब मेरी फैमिली में भी यही सबने कहा था कि भाई एक मतलब जनवरी आ गई, उस टाइम जनवरी में सबने सोचा कि पेपर होगा, पर बाद में फेब में हो गया था, तो सबने ये कहा था कि भाई एक अटेम्प्ट और दे दे, एक अटेम्प्ट और दे दे, फिर देख लियो कि तू क्या कर सकता है, तेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, बस एक बार और अटेम्प्ट दे दे। तो वही सोच के पेपर दिया था और एक ही बार दिया तो, पर मैंने मार्च में फिर से पेपर दे दिया था, क्योंकि मतलब मेरा मन नहीं था, पर पेरेंट्स ने थोड़ा बहुत कहा था, इसलिए मैंने मार्च में दिया था। पर मतलब उसमें वही थोड़ा पढ़ा नहीं था, तो अराउंड मेरे 91 के आसपास परसेंटाइल आई थी, पर उसका कोई गम नहीं हो कि मैं पढ़ा ही नहीं था, मैंने मॉक्स भी 0 दिए थे उस टाइम। अच्छा, मतलब सेटिस्फाइड थे कि आप भाई 98 आ गई, कुछ ना कुछ तो अब मुझे मिल ही हाँ जाएगा। यार, मतलब मैं मतलब नेक्स्ट डायरेक्शन, जैसे मैंने कहा ना, मेरे अपना इंटरेस्ट मेरा कुछ और थोड़ा था, तो उसमें मैं एक्सप्लोर करने लग गया था अपना इंटरेस्ट। सही सही, काफ़ी सही चीज़ें हैं। तो होप से यार, अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो यार, ड्रॉप लेने का आपका प्लान है कि भाई सितंबर जब भी होगा यार, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर तक खींचे जाएंगे पेपर एडवांस तक, उसके बाद अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी इस पॉडकास्ट से। यार भाई का भी चैनल है, आप भाई के चैनल को भी चेकआउट ज़रूर करना, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बता रखी है, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कैसे मैनेज की थी, क्या क्या चीज़ें की थी, हर एक चीज़ बताई थी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, ठीक है, अगर आपको कुछ भी यूज़फुल कंटेंट लगता है इसमें तो, ठीक है। आप कुछ बोलना चाहेंगे प्रथम भाई? भाई जो प्राइवेट भाई का चैनल है ना यार, ये बहुत बड़ी चैनल है, उस पर इन्होंने यार इतने सारी पॉडकास्ट डाल रखी है। विनीत खत्री सर के साथ इन्होंने पॉडकास्ट की थी यार, वो कितना सीखने को मिला उन सर से, कितने एक्सपीरियंस है वो। तो भाई जो प्राइवेट भाई का चैनल है, उसको मैं जब मैंने ड्रॉप लेने का पहले से देख रहा हूँ, जब उन्होंने अपने रिजल्ट के बारे में बताना शुरू किया था, कैसे उन्होंने इम्प्रूव किया, तो यार काफ़ी मोटिवेशन मिलती है इनके चैनल से मेरे को भी। तो यार आप इस वीडियो को लाइक करो और इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और यार ये मेरे लिए मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ इनका चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि यार ये मेरे को पर्सनली फेवरेट है मेरा चैनल। थैंक यू भाई, थैंक यू प्रथम भाई, इट मीन्स अ लॉट टू मी, ठीक है। तो यार अब तो कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि मैक्सिमम आप लोग करते नहीं हो। कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक यार मिलते हैं अगले किसी पॉडकास्ट में, अगले किसी वीडियो में। बाय गाइस।